आंखों में जब अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया तो ठान लिया। हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल यानी कि 5 दिसंबर को आपका बॉटनी का एग्जाम होने वाला है, और 5 दिसंबर के आने वाले डेट में भी हो सकता है किसी अदर यूनिवर्सिटी के में भी आपका बॉटनी का एग्जाम होगा। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आपका बॉटनी का पूरा ओवरऑल मिक्स्ड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर के एग्जाम में, और हो सकता है मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस बार के एग्जाम में भी आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम में बॉटनी के है ना, बॉटनी पोर्शन में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर बॉटनी आप तो है ही, बॉटनी में आपका ये सारे एग्जाम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन, और देखते हैं कि अपना पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है अपना, जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन बात कर लेंगे कि एल्गी दैट फॉर्म द मेन सोर्स ऑफ आयोडीन। किसकी बात कर रहे हैं सर? मेंस ऑफ आयोडीन की बात करेंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सर ऑप्शन, क्या लेमिनेरिया हो जाएगा, या फिर कारा हो जाएगा, है ना, या फिर ग्लेसिला हो जाएगा, या फिर आप बताओगे कि नन ऑफ दिस हो जाएगा। जैसे कि आपको ऑलरेडी बताए थे कि जब भी नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन आए या फिर नॉन स्टॉक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो नॉन ऑफ दिस का जब भी आपका ऑप्शन मिले तो आप उसको विश्वास मत करना, क्योंकि वो ऑप्शन हमेशा गलत ही रहता है। यहाँ पे किसकी बात की जा रही है सर? आयोडीन की बात की जा रही है कि आयोडीन का मेन सोर्स क्या होता है, आपके एल्गा से उसको ऑब्टेन किया जाता है। तो बताओगे सर लेमिनेरिया यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जितने लोग लेमिनेरिया बता रहे हो, यहाँ पे सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाने, सॉरी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाने वाला है। तो लेमिनेरिया जितने लोग बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर्कुलेट होते रहते हैं बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसमें से ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है? तो आप क्या बताओगे सर? क्या एनाबीना, क्या बताओगे सर? एनाबीना, बट्राकोस्पर्मम, क्लेडोफोरा, या फिर वॉल्वॉक्स, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की। तो जितने लोग भी एनाबीना बता रहे हो, क्या होना चाहिए सर? एनाबीना यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो उन सभी लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की बात की जाए तो ये कौन सी होती है सर? एनाबीना होता है। ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ बैक्टीरिया की जगह आपको प्रोकैरियोट्स भी लिखा रह सकता था। तो इसके अगर प्रोकैरियोट्स लिखे बैक्टीरिया लिखे, दोनों का मतलब सेम ही है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो एनाबीना जितने लोग बता रहे हो, यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रेड कलर ऑफ रेड अलगा, यानी कि जितने भी रेड अलगी हैं, यानी कि लाल शैवाल होते हैं, उनमें लाल रंग किसके कारण होता है? क्या आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है, या कैरोटीनॉइड्स के थ्रू कारण होता है, या फिर आर साइकोकाइनिन के थ्रू होता है, या फिर जैंथोफिल के थ्रू होता है? तो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड एल्गी की बात की जा रही है। जैसे कि आपको पता है ग्रीन एल्गी की जब भी बात की जाएगी, ग्रीन एल्गी की, तो यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी की बात कर ली जाती है नॉर्मली। अगर हम रेड एल्गी की बात करते हैं, जो कि हमको किस कलर का दिखता है सर? रेड कलर का दिखता है। तो रेड कलर का दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सा पिगमेंट होना चाहिए? तो आप बताओगे सर आर फाइकोइरिथ्रिन। कौन सा पिगमेंट होता है सर? आर फाइकोइरिथ्रिन यहाँ पे पिगमेंट होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप रेड एल्गी के रिस्पेक्ट में ध्यान रखना कि जो लाल शैवाल है वो लाल कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि यहाँ पे आर फाइकोइरिथ्रिन के पिगमेंट देखने को मिलता है हमें। ठीक है, आगे बात कर लें कि रेड रस्ट ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। जो रेड रस्ट ऑफ टी है ये किसके थ्रू कॉज होता है? क्या बैक्टीरिया के थ्रू होता है, या एल्गी के थ्रू होता है, या फंजाई के थ्रू होता है, या फिर ऑल ऑफ दिस के थ्रू होता है? आप किसकी बात कर रहे हो सर? रेड रस्ट की बात कर रहे हो। तो रेड रस्ट जो होता है वो कहीं ना कहीं एल्गी के थ्रू कॉज होता है। किसके थ्रू होता है सर? एल्गी के थ्रू ये कॉज होता है। तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे जो सहवाल होता है ना, इसके थ्रू ये चाय पत्ती का जो होता है, चाय का जो पौधा होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें ये जंग रस्ट लग जाता है ना।
तो वहां पे आप करेक्ट ऑप्शन एल्गी बताओगे कि सर जो एल्गी होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए सर, आपका रेड रस्ट ऑफ टी के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे रेड रस्ट ऑफ टी के रिस्पेक्ट में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूडोगोनियम इज, जो यूडोगोनियम होता है उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो किस शेप का होता है? क्या ये स्टार शेप का होता है, स्पाइरल फॉर्म का होता है, या फिर रेटिकुलेटेड फॉर्म का होता है, या फिर कप शेप का होता है? क्या पूछा जा रहा है सर? यूडोगोनियम की बात की जा रही है। तो यूडोगोनियम आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है यूडोगोनियम में वो किस शेप का होता है? तो आप बताओगे सर रेटिकुलेट फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है सर? रेटिकुलेट फॉर्म में होता है। ये बात ध्यान रखना और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लो, स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे कि यहाँ पे जो यूडोगोनियम का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो रेटिकुलेट शेप का होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले जाते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि सिंजियोस्पोर्स आर द फाउंड इन, जो सिंजियोस्पोर्स हैं वो कहां पाए जाते हैं? क्या आपके कारा में पाए जाते हैं, क्या यूडोगोनियम में पाए जाते हैं, वॉल्वॉक्स में पाए जाते हैं, या फिर वाउचेरिया में वाउचेरिया में पाए जाते हैं? तो क्या बताओगे? सिंजियोस्पोर की बात की जा रही है, जो एक क्या है, ये स्पोर का पार्ट्स है। किसका पार्ट है सर? स्पोर का पार्ट्स है। और ये किस में पाए जाते हैं सर? कारा में नहीं पाए जाते हैं, यूडोगोनियम में भी नहीं पाए जाते हैं, वॉल्वॉक्स में भी नहीं होते हैं, ये वाउचेरिया में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलता है सर? वाउचेरिया में देखने को मिलते हैं। अगर वॉल्वॉक्स की बात की जाए तो वॉल्वॉक्स में आप ये बता सकते हो सर ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं सर? कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। साथ ही साथ ये भी बता सकते हो सर जो वॉल्वॉक्स होते हैं इनमें फ्लैजिला पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं सर? फ्लैजिला पाई जाती हैं। और ये जो फ्लैजिला होती हैं दो नंबर की होती हैं, दो होती हैं, यानी कि वन पेयर होती हैं। और क्या बता सकते हो सर? वन पेयर फ्लैजिला इसमें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ ये जो फ्लैजिला होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। किसके होती है सर? इक्वल लेंथ की होती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना वॉल्वॉक्स के रिस्पेक्ट में। ये किसके जैसे दिखती है सर? ये क्लेमाइडोमोनास के जैसे, क्लेमाइडोमोनास के जैसे कहीं ना कहीं ये इसका शेप देखने को मिलता है वॉल्वॉक्स की। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे सर? सिंजियोस्पोर की बात कर रहे थे। ये आपके वाउचेरिया में देखने को मिलता है। क्या बताओगे सर? वाउचेरिया यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्या पूछा जा रहा है सर कि स्टोन वुड्स बिलोंग टू, ये जो स्टोन वुड्स होते हैं ये किससे बिलोंग करते हैं? क्या यूडोगोनियम से बिलोंग करते हैं, है ना? यूडोगोनियम से बिलोंग करते हैं, क्रेसियल से बिलोंग करते हैं, वॉल्वॉसिस से बिलोंग करते हैं, या फिर ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं? यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। एग्जाम में पूछा स्टोन वुड्स, अगर पूछता आपका हॉर्न वुड्स, क्या पूछता सर? हॉर्न वुड्स के नाम से पूछता है, ऐसे लिख लो, हॉर्न वुड्स पूछता तो अब तब आप बताते ब्रायोफाइटा। हमको पता है कुछ लोग ब्रायोफाइटा चिल्ला रहे हो सर, ब्रायोफाइटा ऐसा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन नहीं, हॉर्न वुड्स पूछा रहता तब ब्रायोफाइटा होता। यहाँ पे स्टोन वुड्स पूछा है तो ये कारा के जिस मेंबर फैमिली से आता है, क्रेसिएसी फैमिली, वहां से ये बिलोंग करेगा। यानी कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान में रखना। आगे बात कर लेते हैं कि द नंबर ऑफ क्रोनियल सेल्स इन न्यूक्लियस ऑफ कारा, जो कारा होते हैं उनकी जो न्यूक्लियस होती है उसमें क्रोनियल सेल की नंबर कितनी होती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस ऑफ कारा की बात की जाएगी ये कितने नंबर में होते हैं? तो ये होते हैं आपके 5 नंबर। कितने नंबर के होते हैं सर? 5 नंबर के होते हैं। ये बात ध्यान रखना, आपके कारा के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कारा में क्रोनियल सेल में न्यूक्लियस की बात की जा रही है, ये कितना नंबर होता है? ये 5 होता है। तो ये चीज भी जितने लोग 5 बता रहे हो यहाँ पे उनका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि सर जो स्टोरेज फूड ऑफ मैनिटोल है, क्या है सर? स्टोरेज फूड ऑफ मैनिटोल है, ये किस में पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं सर। क्या डायटम्स में पाए जाते हैं, है ना? क्या डायटम्स में पाए जाते हैं, या फिर रेड एल्गी में पाए जाते हैं, या फिर ब्राउन एल्गीज में पाए जाते हैं, या फिर आपके ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं? देख कितने लोग बता सकते हो किसकी बात कर रहे हैं सर? आपकी रिजर्व फूड स्टोर फूड मटेरियल आपका हाँ, स्टोर फूड मटेरियल किसकी बात कर रहे थे हम लोग? यहाँ पे इसको सही कर लेना, BRO, ब्राउन एल्गी।
ब्राउन एल्गी दिया गया, रेड एल्गी, डायटम्स, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मैनिटोल की बात की जाती है तो ये आपके ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। किसमें सर? ब्राउन एल्गी में का जो मेंबर होता है उसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो मैनिटोल होता है। ठीक है, अगला देखते लेते हैं। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो अगार अगार होता है वो कहां से ऑब्टेन किया जाता है? क्या पॉलीसिफोनिया से ऑब्टेन किया जाता है? क्या आपका बट्राको स्पर्मम से ऑब्टेन किए जाते हैं? या फिर आप बताओगे कि आपका ग्रेनियल से बिलोंग किए जाते हैं, या फिर नेमिसोल से बिलोंग किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं? तो अगार अगार की बात कर रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा भी लीजिएगा कि ये जो होते हैं ग्रेसिलिना से बिलोंग करते हैं। अगार अगार ऑब्टेन वहाँ इसके मेंबर से ग्रेसिना से ऑब्टेन किए जाते हैं। आगे देख लेते हैं पेरिनोइड्स। जो पेरिनोइड्स होते हैं वो कैसा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पेरिनोइड्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बताओगे सर जो पेरिनोइड्स होते हैं ये क्या होते हैं सर? ये प्रोटीन बॉडी होते हैं। क्या होते हैं सर? प्रोटीन बॉडी होते हैं, प्रोटीन बॉडीज होते हैं। और प्रोटीन बॉडीज में इनके ऊपर क्या होती है? एक एनवलप पाई जाती है। क्या पाई जाती है सर? एनवलप पाई जाती हैं। और ये एनवलप किसकी होती है सर? स्टार्च की एनवलप होती हैं। किसकी एनवलप होती हैं सर? स्टार्च की एनवलप होती हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये प्रोटीन बॉडीज विथ एन एनवलप ऑफ स्टार्च, ये किसकी एनवलप होती हैं सर? स्टार्च की एनवलप होती हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखना। आगे बात कर लेते हैं कि विच ऑफ द फ्रूटिंग बॉडी इन पेनिसिलियम कॉल्ड, पेनिसिलियम की फ्रूटिंग बॉडी किस नाम से जानते हैं? क्या पेरिथीसियम के नाम से जानते हैं, एपोथीसियम के नाम से जानते हैं, क्लिस्टोथीसियम के नाम से जानते हैं, या फिर स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं? किसकी बात कर रहे हैं सर? पेनिसिलियम की बात कर रहे हैं। पेनिसिलियम से क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछा जाए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पूछ ली जाए आपसे, है ना, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर? एंटीबॉडी बनाने में, एंटीबायोटिक्स बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंटीबायोटिक्स के लिए। साथ ही साथ ये आपका किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो आप बताओगे सर यहाँ पे चीज बनाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पेनिसिलिन। तो यहाँ इनका जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो देखते हैं कितने लोग आप लोग में से करेक्ट ऑप्शन बता सकते हो। फ्रूटिंग बॉडी की बात की जा रही है तो जितने लोग क्लेस्टोथीसियम बता रहे हो, या क्लेस्टोथीसियम बता रहे हो, इन सभी लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो जब करेक्ट हो जाएगा तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आगे दिया है अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो इज कॉस्ड बाय, जो अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो है वो किसके थ्रू कॉस्ट होता है? क्या एल्ब्यूगो के थ्रू होता है, एल्ब्यूगो, अल्टरनेरिया, या फिर आपका फाइटोप्थोरा, या फिर वल्वा? तो जितने लोग भी अर्ली ब्राइट ऑफ पोटैटो की बात कर रहे हो सर, आप एल्ब्यूगो बता रहे थे, उन लोग का सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं कि विच ऑफ दी क्वेडे ऑफ न्यूट्रिशन इन राइजोपस, जो राइजोपस होता है उनका जो न्यूट्रिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? यानी कि पोषण का काल जो कारक होता है वो क्या होता है? क्या ऑटोट्रॉपिक होता है, पैरासाइट होता है, सिम्बायोटिक होता है, या फिर सैप्रोफाइट होता है? तो न्यूट्रिशन इन राइजोपस की बात करेंगे तो राइजोपस में जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक मोड में होता है। किस फॉर्म में होता है सर? सैप्रोफिटिक मोड में होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे जितने लोग सैप्रोफाइट बता रहे थे उन सभी का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्लैंप कनेक्शन। क्या पूछा जाता है सर? क्लैंप कनेक्शन इज वेरी कॉमन इन, जो क्लैंप कनेक्शन होता है वो कॉमन होता है किसमें? क्या ऑप्शन है आपका? एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज में, या फिर ड्यूटेरोमाइसिटीज में? जो क्लैंप कनेक्शन होता है ये कॉमन होता है आपका बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर में। किसमें होता है सर? बेसिडोमाइसिटीज का जितना भी मेंबर होता है वहां पे आपका जो क्लम्प कनेक्शन होता है ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है बेसिडोमाइसिटीज का। अगला देखते हैं अल्फा टॉक्सिन आर प्रोड्यूस बाय, जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो कहां से प्रोड्यूस होता है? तो क्या बताओगे? वायरस से, फंजाई से, बैक्टीरिया से, या फिर एल्गी से? क्या बता सकते हो? अल्फा टॉक्सिन जब भी पूछा जाए तो जो अल्फा टॉक्सिन होता है वो आपका किससे बिलोंग करता है? फंजाई से बिलोंग करता है, या फिर फंजाई से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगला देख लेते हैं विच ऑफ द क्रूसियस क्रेसिफर इज कॉस्ड बाय, रस्ट ऑफ द क्रेसिफर इज कॉस्ड बाय, है ना? रस्ट ऑफ क्रेसिफर किसके थ्रू कॉस्ट होता है? तो क्या एल्ब्यूगो, पाइथिनियम, सर्कोस्पोरा, पैली
पैलीट्राइकम। तो क्या होता है सर, यहाँ पे एल्ब्यूगो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एल्ब्यूगो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं, विच फंजाई इज यूज्ड टू मेकिंग द चीज। यहाँ पे कौन सा ऐसा फंजाई है या कौन सा ऐसा कवक है जो पनीर बनाने में उपयोग में लाया जाता है। तो क्या हो सकता है, क्या म्यूकर, एस्परजिलस, पेनिसिलियम या फिर फ्यूसेरियम। अभी आपको बताए थे जो पेनिसिलियम होता है वो कहीं ना कहीं आपका पनीर बनाने में या फिर चीज बनाने में यूज किया जाता है पेनिसिलियम को। साथ ही साथ अलग अदर जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना पेनिसिलियम में। अगला दिया है, द माइसिलियम इज टिपिकली कोई सिनोसिटिक इन। जो माइसिलियम है सिनोसाइटिक का वो कैसा होता है, क्या किस में होता है, क्या फाइकोमाइसिटीज में, ड्यूटेरोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में या फिर नन ऑफ दिस में। किसकी बात की जा रही है सर, माइसिलियम की बात की जा रही है। और ये माइसिलियम हमको कहाँ देखने को मिलेगा सर, क्या फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में, ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज। तो जितने लोग भी फाइकोमाइसिटीज बता रहे हो कि यहाँ पे सिनोसिटिक टाइप का माइसिलियम देखने को मिलेगा, तो उन सभी लोगों का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। क्या बताओगे सर, फाइकोमाइसिटीज यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कि विच फंजाई रिक्वायर्ड द टू होस्ट टू कंप्लीट देयर इट्स लाइफ साइकिल इन फंजाई। इसमें से कौन सा ऐसा फंजाई है जो दो यहाँ पे दो होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो उसको क्या बताओगे, तो उसको क्या बताओगे, होमोथैलिक बताओगे। होमो का मतलब तो सेम होता है सर, और थैलिक तो थैलस की बात की जा रही है। आर्टोसियस की बात की जा रही है यहाँ पे। सेल्फ अगर खुद में ही क्या होता है लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाएगा तो उसको आर्टोसियस के नाम से जानेंगे। हेट्रोथैलिक की बात करेंगे या फिर हेट्रोसियस की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हेट्रोसियस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हेट्रो का मतलब होता है, देख लो यहाँ पे, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। और यहाँ पे हेट्रोसियस यानी कि यहाँ पे दो होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उनकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे यहाँ पे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, हेट्रोसियस ये इंपॉर्टेंट है। आगे दिया द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बोरेडेक्स मिक्सर। जो बोरेडेक्स मिक्सर है उसका जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, क्या लाइम होता है, कॉपर होता है, बोथ ए एंड बी होता है या फिर नॉन ऑफ दिस होता है। नॉन ऑफ दिस वाला जब भी ऑप्शन आपको मिले तो तुरंत इसको गलत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस अपना करेक्ट होगा नहीं। और यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो अपना कॉपर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कॉपर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑफ ब्यूरोडेक्स मिक्सर का। किसकी बात कर रहे हैं सर, ब्यूरोडेक्स मिक्सर में टॉक्सिक सब्सटेंस जो होगा वो क्या होता है आपका, कॉपर होता है। तो जितने लोग कॉपर बता रहे हो उन सभी का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइकोलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल टू फंजाई इन्फेक्शन आर। जो फाइकोलैक्सिन जो कंपोनेंट होता है वो किस वो कंपोनेंट क्या होता है जो कि प्लांट में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। क्या फिनोलिक कंपाउंड होते हैं, क्या वो लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं या फिर ग्लूकोज होते हैं। तो आप बताओगे जो फाइकोलैक्सिन जो कंपाउंड होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं फंजाई के थ्रू, और ये कहीं ना कहीं प्लांट में इंफेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। और इनके पास जो कंपाउंड होता है वो फिनोलिक कंपाउंड होता है। कौन सा होता है भैया, फिनोलिक कंपाउंड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं कि डंपिंग ऑफ डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार के एग्जाम में सर्कुलेट हो ही जाता है कि जो डंपिंग ऑफ डिजीज है ये किससे संबंधित होता है। क्या ये डिस्ट्रक्शन यानी कि जड़ों को विनाश करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, क्या तने को नष्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, या फिर ट्राइकस को डिस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, या फिर जो नए अंकुरित पौधे बीज हैं उनको डिस्ट्रक्ट करने में काम करता है। तो YOUN इसको ऐसे लिख लो,
YOUNG, यंग, है ना। यंग जो होता है सीडलिंग, उसको डिस्ट्रक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। तो डंपिंग ऑफ डिजीज की बात करेंगे तो डंपिंग ऑफ डिजीज जो होता है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग सीडलिंग की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? डिस्ट्रक्शन ऑफ यंग सीडलिंग की बात की जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा डंपिंग ऑफ डिजीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आगे बात कर लें, द फिनोमिना ऑफ यूजिंग द प्रीडेटर टू कंट्रोल द पेस्ट। इसमें से ऐसा कौन सा फिनोमिना है जो प्रीडेटर को कंट्रोल करने के लिए हम पेस्ट का यूज करते हैं, यानी कि कीटों को नियंत्रित करने के लिए शिकारी का उपयोग करने की घटना है। क्या है इसमें? क्या आर्टिफिशियल कंट्रोल है? क्या है सर? ये आर्टिफिशियल कंट्रोल है, आर्टिफिशियल कंट्रोल है, या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल है, या फिर जेनेटिक टेक्निक है, या फिर नन ऑफ दिस है। तो ऐसा फिनोमिना जिसके माध्यम से हम पेस्ट की कंट्रोल की जा सकते हैं तो वो होता है आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल। जितने लोग भी गांव से बिलोंग करते होंगे वो अपने खेतों में देखे भी होंगे कि जब भी फसल में फ्रूट बड़ी लग जाता है तो वहां पे क्या करते हैं, जो किसान होता है वो अपने खेतों में बहुत सारा पेस्ट मटेरियल, जो भी दवाइयां होती है ना, है ना, उर्वरक जो होती है वो अपने खेतों में डाल देता है। क्यों? पूछने से ये बताता है कि भैया इसमें नया नया सीड लग रहा है, उस सीड को इंसेक्ट के थ्रू, यानी कि जो भी कीट हैं उनके थ्रू इसको नुकसान ना पहुंचाएं, इसको खत्म ना कर दें और अपनी पैदावार को कम ना कर दें। इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, हम अपने खेतों में दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंतर्गत आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। आगे है अपने पास, द फिनोमिना ऑफ यूजिंग द प्रीडेटर टू कंट्रोल द पेस्ट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल। क्वेश्चन रिपीट हो चुका है और यही क्वेश्चन यहाँ तक का क्या था अपना, ये क्वेश्चन था कि आई थिंक ये ऑलमोस्ट 25-26 क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये जो 25 क्वेश्चन 26 क्वेश्चन है ये हर बार के एग्जाम में सर्कुलेट होते हैं। तो इस बार भी चांस है कि आपका जो भी 5 दिसंबर को एग्जाम है, अगर या फिर किसी यूनिवर्सिटीज में 5 से 10 के बीच में अगर एग्जाम है तो उन सभी बच्चों के लिए ये क्लास यूजफुल होने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिली है सारे यूनिट का तो टारगेट गुरुकुल जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उस ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। उस ग्रुप में आपको सारे के सारे यूनिट वाइज प्लेलिस्ट आपको बनी हुई है, वहां पे आप अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही बात आपकी आज की क्लास की। आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जूलॉजी वाली क्लास में। और सबको ऑल दी बेस्ट। अगर जिनका कल एग्जाम है, यानी कि 5 दिसंबर को जिनका एग्जाम है, किसका कब एग्जाम है सर? 5 दिसंबर को, है ना, 5 दिसंबर 2024 को जिनका एग्जाम है बॉटनी का, उनको ऑल दी बेस्ट, ठीक है। डरना थोड़ा सा भी नहीं है, ऑल दी बेस्ट, है ना। डरना थोड़ा भी नहीं है। क्यों नहीं डरना सर? जितना भी हम लोग पढ़े हैं यहीं से सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले। एकदम कॉन्फिडेंस में रहिए कि जितना हम पढ़ के जा रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो थ्योरी पोर्शन पढ़ के जा रहे हो या फिर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने वाले होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज में इधर उधर होगा, 19-20 का फर्क होगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं और जितना भी आप लोग नोट्स बना चुके हो अभी तक, ठीक है। एक बात ध्यान देना, जितना भी आप लोग नोट्स बनाए थे अभी तक, एक बार क्या करो, स्टार्टिंग से सब उसको एक बार खाली रीडिंग मार, पन्ना पलट के रीडिंग मारते जाओ। देखो ये एल्गी है, यहाँ पे ये क्लास आते हैं, ये मेंबर है, ये मेंबर है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसका हैबिटाट ये है, ये फला फला ढमकाना, है ना, लाइफ साइकिल में ये चीज होता है। और एक बात और, आपको बॉटनी का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी करा चुके हैं ना, कि ये सब पढ़ के जाओ तो आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। तो वो टॉपिक कुछ नहीं पढ़े तो वो टॉपिक को भी अगर उठा के पढ़ लो, जैसे कारा है, कारा के बारे में पढ़ लो, उडोगोनियम है, उडोगोनियम के बारे में अपने नोट से पढ़ लो, है ना। फिर आपका दे दिया गया है इक्विसिटम, उसके बारे में पढ़ लो, है ना। पाइनस दिया हुआ उसके बारे में पढ़ लो, है ना। तो इस तरह जो भी टॉपिक दिया उसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। वहीं से सारे क्वेश्चन बनने वाले होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से बार बार सर्कुलेट होते हैं, यहीं से उठाया जाता है। एग्जाम में पास कोई नया क्वेश्चन नहीं है, जो क्वेश्चन है वो आपके सामने रख दिए हैं, चाहे आपका वन शॉट वीडियो में था, है ना, या फिर अभी आज का जो लाइव क्लास था उसमें जो क्वेश्चन था, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए बी अवेयर रहिए कि आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
ठीक है, आप एक अच्छे हो, आपका एग्जाम अच्छा होगा और सबको ऑल द बेस्ट, सबको एग्जाम में टॉप करना है। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।